हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में भी राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाने की बहुत बड़ी तैयारी, संसद में इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे खबर, साथ ही साथ बताएंगे जहां चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत ने अपनाया ये बहुत बड़ा तरीका, हिंद प्रशांत क्षेत्र में दिखाई बड़ी भूमिका, टेंशन में आया चाइना। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां शहबाज शरीफ को सेना मुख्यालय में दी गई विदाई, आज प्रधानमंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां सऊदी अरब की जिस बैठक में अजीत डोभाल ने लिया था हिस्सा, उस पर आखिर क्यों भड़का रशिया, जमकर सुनाया खरी खोटी। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने देश भारत का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो दोस्तों चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमेरिका में भी राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाने की तैयारी, संसद में प्रस्ताव पेश। जी हां, भारत के स्वतंत्रता दिवस को जल्द ही अमेरिका में भी राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर मनाया जा सकता है। सांसद श्री थानेदार के नेतृत्व में भारतीय अमेरिकी सांसदों के एक दल ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर घोषित करने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच मजबूत साझेदारी, जिसकी जड़ें दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, वो वैश्विक लोकतंत्र और शांति, स्थायित्व और समृद्धि बढ़ाने के लिए साथ काम करती रहेगी। जी हाँ, इस प्रस्ताव को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सांसद श्री थानेदार की तरफ से पेश किया गया है। इसे सांसद बटी कार्टर और ब्रैड शर्मन की तरफ से भी प्रायोजित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और उन्होंने दोनों देशों के समान हितों और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बहुलतावाद, कानून के शासन, मानवाधिकार के सम्मान के प्रति साझा प्रतिबद्धताओं के आधार पर विश्वास और आपसी समझ को एक नए स्तर पर स्थापित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न को अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ मनाया जाना बहुत जरूरी और बहुत अहम है। इससे दोनों देशों और उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की तस्दीक कर सकते हैं जिनके आधार पर उनका जन्म हुआ था। बहरहाल दोस्तों ये भारत के लिए बड़े ही प्राउड मूवमेंट होगा अगर इस प्रस्ताव को अप्रूवल मिल जाता है तो। जी हाँ, भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी दोस्तों। और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी के पावर को कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में आपकी जो भी इस पर राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी जी की गरज सुनेंगे अमेरिकी सांसद, इन लोगों से भी करेंगे मुलाकात। बता दें अमेरिकी सांसदों का एक द्विदलीय समूह 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए भारत आ रहा है। द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना और सांसद माइकल वॉल्ज कर रहे हैं। बता दें कि दोनों अमेरिकी सदन में देश विशेष के सबसे बड़े द्विदलीय गठबंधन कांग्रेशनल कॉकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन के सह अध्यक्ष हैं। अमेरिका के सांसद लाल किले का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री भारत के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा ये लोग हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में व्यापार, तकनीकी, सरकार और बॉलीवुड से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी को समर्पित ऐतिहासिक स्मारक राजघाट का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस अमेरिकी द्विदलीय को मोस्ट वेलकम टू इंडिया आप लोग जरूर कहिएगा कमेंट में। साथ ही साथ एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट में। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर वियतनाम को युद्धपोत, साथ ही साथ चाइना की दादागिरी खत्म करने के लिए आया भारत, हिंद प्रशांत क्षेत्र में दिखाई बड़ी भूमिका, टेंशन में ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, भारत ने हाल के हफ्तों में यह दिखा दिया है कि वो सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, रखता भी है। भारत ने 5500 समुद्री मील से ज्यादा दूर पापुआ न्यू गिनी में अपने 2 युद्धपोत भेजे। इसके जरिए भारत ने चाइना के साथ सीमा विवाद में फंसे फिलीपींस को समर्थन दिखाया है। इसके अलावा भारत ने लंबे समय से चाइना के साथ विवाद में फंसे वियतनाम को एक एक्टिव ड्यूटी मिसाइल कार्वेट भी उपहार में दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट भी भेजे थे। 3 अगस्त को भारत के 2 युद्धपोत पापुआ न्यू गिनी के बंदरगाह पहुंचे थे। इन युद्धपोतों में एक गाइडेड मिसाइल से लैस विध्वंसक INS कोलकाता था। एक्सपर्ट को सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब लगी जब स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री जेम्स मार्फी और उनकी लगभग पूरी कैबिनेट ने हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि आमतौर पर इस तरह के विदेशी युद्धपोतों पर स्वागत समारोह में रक्षा मंत्री या सेना अधिकारी ही शामिल होते थे। भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ
पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद ये युद्ध पोत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मार्पे ने कहा कि इससे दोनों देशों के सशस्त्र बलों को अधिक सहयोग मिलेगा। जी हाँ, इतना ही नहीं, भारत ने वियतनाम को भी युद्ध पोत दिया था दोस्तों। साथ ही साथ बहुत बड़ा संकेत चाइना को दिया इस युद्ध पोत के साथ कि तुम्हारे अब हम किसी भी नखरों को नहीं झेलने वाले, तुम्हारे हर कर्मों को उसी एंगल से जवाब दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद से भारतीय सेना में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, भारतीय डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हुआ है, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर गलती से कुरान जलाने पर बांग्लादेश में मच गया बवाल। सड़कों पर हजारों मुस्लिमों ने मचाया उत्पात, 14 पुलिस कर्मी जख्मी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस मुस्लिम देश में यानी बांग्लादेश में 45 कुरान की प्रतिलिपियां जलाई गई हैं दोस्तों। 45 कुरान जलाए गए हैं, जिसके बाद मच गया है बवाल। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाने के मामले से मचे हंगामे के बीच इस्लामिक देश बांग्लादेश में भी कुरान जलाने की एक घटना सामने आई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 7 अगस्त की रात 2 लोगों ने मिलकर कुरान की दर्जनों प्रतियों को आग हवाले कर दिया। इस घटना के विरोध में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हुई झड़प में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। AFP ने पुलिस अधिकारी अजबहार अली शेख के हवाले से कहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस झड़प में कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। AFP के अनुसार रविवार से सोमवार तक रात भर विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान कुरान जलाने के दोनों आरोपी लोगों की जमकर पिटाई की गई। पुलिस ने कहा कि उन्होंने कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए रबड़ की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां शहबाज शरीफ को सेना मुख्यालय में दी गई विदाई। आज प्रधानमंत्री पद से दे सकते हैं इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार को इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बोले तो नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में इस साल के अंत में आम चुनाव होना तय है। संसद के निचले सदन का 5 साल का कार्यकाल 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री शरीफ द्वारा इसे 9 अगस्त को भंग किए जाने की संभावना है। शहबाज शरीफ इमरान खान की पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के पूर्व नेता राष्ट्रपति आरिफ अलवी को एक सलाह भेजेंगे। यदि राष्ट्रपति टाल मटोल करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह के 48 घंटों के भीतर असेंबली को भंग कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना के मुख्यालय का दौरा किया, जो संकेत देता है कि वो पद छोड़ देंगे। शहबाज ने रविवार को एक रैली में कहा था कि वो 9 अगस्त को संसद भंग कर देंगे और पाकिस्तान की जनता नवंबर 2023 में वोट के जरिए अपनी सरकार चुनेगी। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अब तक आम चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को जनरल मुख्यालय में अपनी विदाई यात्रा की, जो सरकार के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण पल रहा। प्रधानमंत्री का थल सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली और बड़ी खबर की, जहां पर तेजस और ब्रह्मोस ही नहीं, भारत से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदना चाहता है अर्जेंटीना। राजदूत का सबसे बड़ा बयान। जी हाँ, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना भारत से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदना चाहता है। अर्जेंटीना तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का इच्छुक है। पिछले महीने भारत की यात्रा पर आए अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना ने तेजस और ब्रह्मोस फैसिलिटी का दौरा किया था। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत हयूगो जेवी गोब्बी ने भी अपने देश की इच्छा की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि अर्जेंटीना भारत से लड़ाकू विमान, स्टेन हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने का इच्छुक है। इसके प्रस्ताव पर बातचीत जारी है। जी हाँ, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गोब्बी ने कहा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय संबंध 2019 में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ चुके थे और तब से दोनों पक्ष रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के तहत अर्जेंटीना ने पहली बार भारत के स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान को खरीदने में रुचि दिखाई है। गोब्बी ने आगे कहा है कि अर्जेंटीना की वायुसेना के ध्यान में तेजस हवाई जहाज है। भारत और अर्जेंटीना के बीच तेजस की खरीदारी पर बातचीत आगे बढ़ रही है। हमने हेलीकॉप्टर के रखरखाव को लेकर HAL से समझौता किया है। दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर श्रीलंका ने 10 भारतीय मछुआरों को फिर पकड़ा। नेवी ने नाव भी जब्त किया। दोस्तों, कहा हमारे पानी में पकड़ रहे थे मछली। जी हाँ, श्रीलंकाई नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने को लेकर 10 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया और उनकी नौका जब्त कर ली। एक महीने में इस तरह की ये दूसरी घटना है। अधिकारियों ने यहाँ ये जानकारी दी। श्रीलंकाई नौसेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि मछुआरों को मुल्लई तीवू में अलाम पिल तट के पास 7 अगस्त को पकड़ा गया।
हिरासत में लिए गए मछुआरे तमिलनाडु से है। नौसेना ने सोमवार को कहा है कि उसने मुल्लई तीवू में अलामपिल तट के पास श्रीलंकाई जल क्षेत्र में भारतीय नौकाओं को अवैध रूप से मछली पकड़ते देखे जाने के बाद उन्हें खदेड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसमें कहा गया है कि अभियान के तहत एक भारतीय नौका जब्त कर लिया गया जो कुछ समय से श्रीलंकाई जल क्षेत्र में थी। विज्ञप्ति के अनुसार मछली पकड़ने में इस्तेमाल की जाने वाली नौका और उस पर सवार 10 मछुआरों को त्रिंकोमाली बंदरगाह लाया गया और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए श्रीलंकाई तटरक्षक के जरिए मत्स्य पालन के सहायक निदेशक त्रिंकोमाली को सौंपा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस साल की अगर बात करें तो इस साल कुल 93 मछुआरों को पकड़ा गया है श्रीलंका के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताएगा जरूर, लेकिन भारत के मोदी सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों? ऐसा क्या नियम लागू करना चाहिए कि ना भारतीय मछुआरों को कोई दिक्कत हो सके और ना ही श्रीलंका के मछुआरों को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सऊदी अरब की जिस बैठक में अजीत डोभाल ने लिया था हिस्सा उस पर आखिर क्यों भड़क गए रशिया, जमकर सुना दिया खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने यूक्रेन की शांति वार्ता से जुड़ी एक मीटिंग को आयोजित किया था। आप सभी जानते ही होंगे जो हमारी खबर को डेली देखते हैं। मीटिंग में भारत समेत 40 देश शामिल हुए थे। इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे थे, लेकिन अब इस मीटिंग को लेकर रशिया भड़क गया है। रूस का कहना है कि ये मीटिंग कोई महत्व नहीं रखती क्योंकि इसमें मॉस्को को ही नहीं बुलाया गया था। शांति वार्ता की बातचीत कोई मदद नहीं करने वाली। इस मीटिंग में यूक्रेन शामिल हुआ था। इस मीटिंग में 40 देशों के वरिष्ठ अधिकारी 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए रविवार को जेद्दा में इकट्ठा हुए थे। मीटिंग का उद्देश्य 17 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने का हल खोजना था। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रूस के बिना और मॉस्को के हितों को ध्यान में रखे बिना ये बैठक निरर्थक थी। बयान में इस बात को दोहराया गया है कि रशिया अपनी शर्तों पर एक राजनयिक समाधान के लिए तैयार है जो युद्ध को खत्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर विदेश में ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है ड्रैगन। लंदन की स्ट्रीट आर्ट लेन में लिख दिया चीनी नारे, हुआ विवाद। बता दें, लंदन की ब्रिक लेन जो है वो स्ट्रीट आर्ट के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। हालांकि इस बार ये लेन आर्ट के लिए नहीं बल्कि चीन के प्रोपेगेंडा के चलते चर्चाओं में आ गया है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि यहाँ की दीवारों पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा की प्रशंसा करने वाले नारे लिखे गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग रात में सफेद दीवार पर लाल रंग से बड़े बड़े चीनी अक्षरों में कोर सोशलिस्ट वैल्यूज लिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन जिन अक्षरों को लिखा गया है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन के तहत सबसे आम राजनीतिक नारे हैं। इस तरह का प्रचार चीन में भी कई बार देखा गया है। सोशल मीडिया पर इन नारों को लेकर बहस शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि क्या इस तरह के नारे स्ट्रीट आर्ट माने जाएंगे। वहीं दूसरी ओर लोगों ने चीनी सरकार की आलोचना की है। सवाल उठने पर कुछ ने बताया कि ये अपराध है, इसके लिए 800 यूरो का जुर्माना भी लगाया जाता है। तो वहीं कुछ यूजर इस बात से नाराज थे कि नारों की वजह से पुराने अच्छी तस्वीरों को छिपा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि चीन में कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि ब्रिक लेन में जो किया गया वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। एक उपयोगकर्ता ने वांग के इंस्टाग्राम पोस्ट पर टिप्पणी की कि आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वे अन्य लोगों की कला को छिपा रहे हैं, ये सही नहीं है। वहीं एक अन्य ने लिखा कि क्या आप बीजिंग जाकर लोकतंत्र और आजादी के बारे में लिखने की हिम्मत करते हैं? अगर आप हिम्मत करते हैं तो जिस देश से आप प्यार जता रहे हैं वो आपको गिरफ्तार कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उन्होंने क्लियर कह दिया है कि तुमने लंदन की स्ट्रीट आर्ट में तो ये बात लिख दी और तुम्हें अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर यही चीज तुमने चाइना की चीजें ही चाइना में लिखी होती तो तुम्हें उन लोगों ने कब का गिरफ्तार कर लिया होता जिनके सपोर्ट में तुमने ये बातें लिखी है। यानी कि दोस्तों, चाइना को तगड़ा वाला आईना दिखाया गया है। एक और खबर की बात करते हैं जहां पीएम मोदी जी ने नेपाल को दे दी ऐसी खुशखबरी। इस बड़ी मुसीबत से मिलेगी इसको राहत। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से फोन पर बात करके बड़ी खुशखबरी दी है और नेपाल को चावल निर्यात बैन से बाहर रखने का भरोसा दे दिया है। बता दें कि भारत सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि पीएम मोदी जी ने नेपाल को इस बैन से राहत देने का भरोसा नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को दिया है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में अनाज की कीमतों में अस्थिरता बढ़ने लगी है। अन्य देशों में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। नेपाल भी इससे प्रभावित हुआ है और आने वाले समय में बड़ी मुसीबत सामने आ सकती थी। हालांकि अब भारत सरकार ने नेपाल को इस प्रतिबंध से बाहर रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से इस बारे में टेलीफोन पर बात की और उनको भरोसा दिया है कि चावल के निर्यात पर बैन से नेपाल को पूरे तरीके से दूर रखा जाएगा। बता दें कि भारत सरकार की तरफ से गैर बासमती चावल
चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने का असर नेपाल में दिखने लगा था। नेपाल सरकार ने देश में 3 महीने का भंडारण रहने के बावजूद कालाबाजारी और मूल्य वृद्धि के चलते भारत से 10 लाख मीट्रिक टन धान, 1 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का फैसला किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार गोविंद आचार्य ने बताया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां इंसाफ के नाम पर मजाक है, निचली अदालत का फैसला। इमरान खान पहुंचे हाई कोर्ट, जज पर लगा दिए गंभीर आरोप। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भ्रष्टाचार के एक मामले में निचली अदालत की ओर से खुद को दोषी ठहराए दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए मंगलवार को अपील दायर की और कहा है कि एक पक्षपाती न्यायाधीश का फैसला उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई में घोर लापरवाही और न्याय का घोर उपहास है। खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद की अदालत की ओर से भ्रष्टाचार का दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर कर भ्रष्टाचार के मामले में अपनी दोष सिद्धि और 3 साल की जेल की सजा को चुनौती दी है। पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से उनके वकील ख्वाजा हरीस और गौहर अली खान ने यह याचिका दायर की है। याचिका में निचली अदालत के फैसले को अमान्य घोषित करने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि तोशाखाना मामले में निचली अदालत का फैसला कानून के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां भारत जस्टिस गंजू केस खोलकर यासीन मलिक पर कसेगा शिकंजा, अब क्या करेगा पाकिस्तान। बता दें, अलगाववादी नेता और पूर्व आतंकी यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत ने न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या के केस को फिर से खोल दिया है। न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की 4 नवंबर 1989 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में यासीन मलिक मुख्य आरोपी है। मलिक ने टीवी के सामने यह स्वीकार भी किया है कि उसने न्यायमूर्ति गंजू की हत्या की थी। ऐसे में यासीन मलिक के खिलाफ फिर से फांसी की सजा की मांग की जा सकती है। यासीन मलिक टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बीबीसी के हार्ड टॉक विद टीम सेबेस्टियन नाम के कार्यक्रम में यासीन मलिक ने टीवी के सामने कबूल किया था कि उसने न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू की हत्या की थी। ऐसे में अगर इस केस पर सुनवाई शुरू हुई तो यासीन मलिक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अभियोजन पक्ष इसके लिए यासीन मलिक की फांसी की सजा की मांग कर सकता है। यासीन मलिक को खुद अपने फांसी का डर सता रहा है। ऐसे में यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक पाकिस्तान से गुहार लगा रही है। पाकिस्तान भी यासीन मलिक को लेकर भारत पर कई बार हमला कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए? दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं इस पर बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है यासीन मलिक को लेकर। अगली खबर की बात करें, जहां राफेल और सुखोई को मार गिराने का अभ्यास करेगी चीन पाकिस्तान, भारत की बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ, पाकिस्तान और चाइना इस महीने शाहीन सैन्य अभ्यास करने जा रहा है और ये शाहीन अभ्यास का 10वां एडिशन है, संस्करण है। इसे खास तौर पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की युद्धक तैयारी के तौर पर देखा जाता है। इस युद्धाभ्यास में चाइना और पाकिस्तान के लगभग सभी लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। चीन और पाकिस्तान कई दशकों से भारत को 2 मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन सैन्य अभ्यास की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी। शाहीन अभ्यास के दौरान चीनी वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना एक साथ हमला करने और हवाई क्षेत्र रक्षण का अभ्यास करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये कितना भी अभ्यास कर लें, भारत का ये बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां फ्रांस भारतीय छात्रों को देगा 5 साल का वीजा। पीएम मोदी ने पहले ही कर दी थी ये घोषणा। जी हाँ, फ्रांस ने भारतीय छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। यूरोपीय देश ने मंगलवार को घोषणा की है कि जिन भारतीय छात्रों ने फ्रांस में सिर्फ 1 सेमेस्टर भी बिताया है, वे अब 5 साल के अल्पकालिक शेंगेन वीजा के लिए पात्र होंगे। फ्रांस ने कहा है कि 2030 तक भारत से 30,000 छात्रों का स्वागत करने का उसका लक्ष्य एकेडमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां दिल्ली में फिर से राहुल गांधी को मिला सरकारी बंगला। 12 तुगलक लेन वापस मिलने पर बोले राहुल गांधी, कहा पूरा हिंदुस्तान मेरा ही घर। जी हाँ, लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। मंगलवार को लोकसभा की हाउसिंग समिति ने राहुल को उनका पुराना 12 तुगलक लेन बंगला आवंटित कर दिया है। मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 4 अगस्त को रोक लगा दी थी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के जज ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। बताते कि लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी अप्रैल में अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में शिफ्ट हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर बता
दें, जहां पर 2024 के चुनाव में कितना असरदार रहेगा इंडिया एनडीए के सामने कितनी बड़ी चुनौती बता दें। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भारत की राजनीतिक बिसात फिर से बिछाई जा रही है। उभरता हुआ इंडिया गठबंधन चुनावी मुकाबले का वादा करते हुए अनुभवी एनडीए के खिलाफ कदम बढ़ा रहा है। 2019 के चुनाव के बाद से अब तक यानी कि पिछले 4 वर्षों में गठबंधन बदल गए हैं, सत्ता की गतिशीलता बदल गई है और यहाँ तक कि यूपीए का परिचित नाम भी अब बदलकर इंडिया कर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल है कि 2024 में चुनावी परिदृश्य कैसा होगा। एनडीए का वोट शेयर 2019 के 45% से घटकर 2024 में लगभग 43% हो सकता है, जबकि पार्टियों के पाला बदलने से इंडिया का वोट शेयर 27% से बढ़कर लगभग 37% हो सकता है। पार्टियों के नंबर पर बात की जाए तो एनडीए का गठबंधन आकार में लगभग दुगना हो सकता है, जो अधिक क्षेत्रीय दलों के साथ रणनीतिक गठबंधन का संकेत देता है। 2024 के चुनावों से पहले देश की सियासत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इंडिया गठबंधन का बनना अब एनडीए के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। ये बदलाव वोट शेयर और सीटों की संख्या के तौर पर मौजूदा समय में भी साफ देखा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन से एनडीए को कहीं भी थोड़ी भी फर्क पड़ेगा? बहरहाल हमने जो आपको आंकड़े दिखाए दोस्तों, उससे आपको क्या लगता है ये आज तक के आंकड़े हैं, आज तक मीडिया के इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए